Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Today we will discuss a very interesting topic, aggressivity. ये एग्रेसिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम विच क्रॉप इज़ डोमिनेंट, विच इज़ मोर एग्रेसिव और मोर कॉम्पिटिटिव. तो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में हम दो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और दोनों से हमें कुछ ईल्ड मिलती है. तो ये पता करने के लिए कि कौन सी क्रॉप ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ज़्यादा ईल्ड देती है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रॉप, तो इसको हम कह सकते हैं कि विच वन इज़ मोर कॉम्पिटिटिव देन अदर क्रॉप. तो दो कंपोनेंट क्रॉप हैं, तो इसको जानने के लिए हम यूज़ करते हैं कि कौन ज़्यादा एग्रेसिव है, किसकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा ईल्ड प्रोड्यूस करेगी अपने एज़ कम्पेयर टू सोल क्रॉप ईल्ड. तो इसको बोलते हैं हम एग्रेसिविटी. तो सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि एग्रेसिविटी इज़ यूज्ड टू नो द कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ऑफ क्रॉप्स इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम. कि किसी इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में अगर दो इंटरक्रॉप ग्रो हो रही हैं तो कौन सी क्रॉप की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ज़्यादा है, जिसको हम डोमिनेंट क्रॉप कह सकते हैं, और जिसकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी कम होगी उसको हम कहते हैं डोमिनेटेड क्रॉप. तो ये कैसे हम पता करते हैं कि कौन सी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ज़्यादा रखती है, एग्रेसिविटी ज़्यादा है. तो एग्रेसिविटी का मतलब यह है कि कॉम्पिटिटिव एबिलिटी कितनी है, कि उसकी डोमिनेंट होने की टेंडेंसी कितनी ज़्यादा है. तो इसके लिए एक सिंपल मेथड है जिससे हम जान सकते हैं. तो पहले आप एग्रेसिविटी जानिए. एग्रेसिविटी क्या है? देखिए, एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ का बहुत तेज़ी से आना या गुस्से में होना या बहुत तेज़ी से करना, उसको बोलते हैं एग्रेसिव. तो ये एग्रेसिविटी जो कही जा रही है क्रॉप की, कि जब हम क्रॉप को इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में ग्रो कर रहे हैं तो कितनी तेज़ी से या कितनी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी से अपनी यील्ड को बढ़ा रही है एज कंपेयर टू अदर क्रॉप जो उसके साथ एसोसिएशन में है. तो ये एग्रेसिविटी का मतलब आपको समझ में आया होगा. इट रिप्रेजेंट्स द कॉम्पिटिटिव एबिलिटी. अगर इसकी एग्रेसिविटी ज़्यादा है तो इसको हम कहेंगे डोमिनेंट क्रॉप है, और जिसकी एग्रेसिविटी कम है उसको हम कहेंगे डोमिनेटेड क्रॉप है. तो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में कोई एक क्रॉप डोमिनेंट हो सकती है या दोनों ही क्रॉप की एग्रेसिविटी इक्वल हो सकती है, मतलब कॉम्पिटिटिव एबिलिटी इक्वल हो सकती है, और किसी एक की ज़्यादा, जिसकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ज़्यादा होगी उसको हम कहेंगे डोमिनेंट क्रॉप, और जिसकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी कम होगी उसे कहेंगे डोमिनेटेड क्रॉप. तो अभी इसको हम डिस्कस करेंगे. तो पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि कोई मान लीजिए क्रॉप है, 1 हेक्टर एरिया में ग्रो हो रही है. इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है. और यहाँ मान लीजिए इसकी यील्ड 50 कुंटल आ रही है, 50 कुंटल है. अब हमने क्या किया कि इसी क्रॉप को हमने हाफ हेक्टर में ग्रो किया, तो क्या इसकी यील्ड 25 कुंटल आएगी, हाफ होगी? अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स देखते हैं तो हमें लगता है कि 1 हेक्टर एरिया में कितना प्रोडक्शन है, 50 कुंटल. सो इन हाफ हेक्टर एरिया प्रोडक्शन वुड बी 25 कुंटल. लेकिन ये ऐसा नहीं है. ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स नहीं लगती है इसमें, क्योंकि क्रॉप का रिस्पॉन्स होता है. क्रॉप का रिस्पॉन्स कई फैक्टर्स पे डिसाइड करता है. मैनेजमेंट पे है, सॉइल फैक्टर पे है, उसकी मॉर्फोलॉजी पे है, फिजियोलॉजी पे है. कि जब हम एरिया कम कर दें तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट 25 कुंटल होगा, इससे थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है. अब इसी तरह से समझें कि 1 हेक्टर एरिया है ये, और हमने इसमें क्रॉप्स की लाइन ग्रो करी. इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझिए. और हमने क्या किया, एरिया तो 1 हेक्टर ही रखा. अब यहाँ 50 कुंटल यील्ड आ रही है, 50 कुंटल है. और हम क्या करें कि इसकी अल्टरनेट रो को बोएं, एक रो को ख़त्म कर दें, एक रो को ना बोएं या हटा दें. तो इसमें देखिए प्लांट पॉपुलेशन जो है, एरिया तो 1 हेक्टर है, ये भी 1 हेक्टर है, ये भी 1 हेक्टर है, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन जो है, प्लांट पॉपुलेशन जो है वो हाफ हो गई है. पॉपुलेशन हमने हाफ कर दी, 50% कर दी, और यहाँ पॉपुलेशन 100% है. तो क्या इसकी यील्ड 25 कुंटल आएगी? अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स देखें तो हमें बिल्कुल लगता है कि 100% पॉपुलेशन पे 50 कुंटल है. सो इन 50% पॉपुलेशन हमने हाफ कर दी, मतलब एक रो नहीं बोई हमने उसकी, तो यील्ड 25 कुंटल हो जाएगी. ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा. तो दो कंसेप्ट समझना जरूरी है कि अगर हम एरिया हाफ कर दें तो यील्ड भी हाफ हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा. एग्जैक्ट हाफ नहीं होगी, क्योंकि कई मैनेजमेंट फैक्टर्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं.
तो और दूसरा, अगर हम पॉपुलेशन को रिड्यूस करते हैं तो जितनी परसेंट हम रिड्यूस करेंगे पॉपुलेशन, उतनी परसेंट यील्ड कम नहीं होगी। अगर हम 20% पॉपुलेशन रिड्यूस कर रहे हैं तो 20% यील्ड रिड्यूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो क्रॉप्स हैं इनको अब ज़्यादा स्पेस मिल गया है। तो अब ज़्यादा स्पेस मिल गया है तो इसमें जो है टिलरिंग ज़्यादा होगी, ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, स्पेस ज़्यादा मिला है तो उनकी लीफ की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए यील्ड 50 कुंटल से कम नहीं होगी, कुछ 50 का हाफ 25 नहीं होगी, 25 से कुछ ज़्यादा होगी। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि सिंपल मैथमेटिक्स से तो हम पता कर सकते हैं कि भाई 1 कुंटल में इतनी यील्ड है तो 10 कुंटल में कितनी होगी। सिंपल मैथमेटिक्स से ये तो पता चल सकता है। और पॉपुलेशन से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई 50% पॉपुलेशन है तो एक्सपेक्ट कितनी होगी। तो एक्चुअल यील्ड और एक्सपेक्टेड यील्ड ये दो चीज़ें अलग अलग होती हैं, क्योंकि क्रॉप रिस्पॉन्स करती है, एक लिविंग है, प्लांट्स लिविंग है, तो उनका रिस्पॉन्स अलग अलग होता है और कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये कंसेप्ट इस एग्रेसिविटी को समझने के लिए इससे ज़रूरी है क्योंकि हम इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में पॉपुलेशन इक्वल भी रख सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो जब हम पॉपुलेशन कम करते हैं तो जो सोल क्रॉप हमने बोई है, प्योर क्रॉप बोई है, अगर हमने पॉपुलेशन हाफ की है तो इंटरक्रॉपिंग में ऐसा नहीं है कि हाफ मिलेगी। जनरली क्या आता है, हाफ से ज़्यादा रहती है। अगर मान लीजिए दूसरी क्रॉप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव जो उसको दवा दे रही है तो फिर वो हाफ से कम हो सकती है। तो इन जनरल आप इस बात को समझिए कि अगर हमने 1 हेक्टेयर एरिया में पॉपुलेशन हाफ कर दिया है तो यील्ड हाफ नहीं होगी, हाफ से ज़्यादा रहेगी। और इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में ये रिस्पॉन्स किस पे डिपेंड करेगा? दूसरी क्रॉप पे करेगा। तो इसका मतलब कि इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में जब प्लांट पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं तो दो चीज़ों से यील्ड डिसाइड होगी। नंबर 1, उस प्लांट का रिस्पॉन्स क्या है, टिलरिंग एबिलिटी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, ब्रांचिंग क्या है, कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। दूसरा, उसके साथ हमने जो दूसरी क्रॉप ली है एसोसिएशन में, वो उसके साथ कितना कॉम्पिटिटिव इफेक्ट रखती है, उसको सपोर्ट करती है या न्यूट्रल रहती है, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन होते हैं, किस तरह सपोर्ट कर रही है, तो भी उसकी यील्ड अफेक्ट होगी। तो इसका मतलब यह है कि इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में हमको दो यील्ड हमें देखनी पड़ेंगी। एक तो वास्तव में एक्चुअली में क्या यील्ड हमें मिली वो देखना पड़ेगा हमें। दूसरा, अगर हम थ्योरेटिकल यील्ड देखते हैं तो एक्सपेक्टेड कितना है। तो ये कंसेप्ट, इसका मतलब कि जब हम इंटरक्रॉपिंग सिस्टम देखेंगे तो हम पे दो तरह की यील्ड होंगी, एक एक्चुअल यील्ड, दूसरी एक्सपेक्टेड यील्ड। एक्सपेक्टेड हम सिंपल मैथमेटिक्स से निकालेंगे। मान लीजिए इंटरक्रॉपिंग में मान लीजिए कोई इंटरक्रॉपिंग में है A + B 2 क्रॉप्स हैं और A की यील्ड मान लीजिए, यील्ड A की जो है मान लीजिए 50 कुंटल है, 50 कुंटल मानते हैं। और जो इंटरक्रॉपिंग में जो पॉपुलेशन है मान लीजिए A की 50% है, और जो यील्ड आ रही है इंटरक्रॉपिंग में, यील्ड ऑफ A इंटरक्रॉपिंग में मान लीजिए 30 कुंटल आ रही है। तो ये तो हुई एक्चुअल यील्ड जो इंटरक्रॉपिंग में आई, एक्चुअल यील्ड 30 कुंटल। लेकिन जब हम एक्सपेक्टेड देखें, हम ये जो यील्ड है ये सोल क्रॉप की है, सोल क्रॉप की, और ये आ रही है इंटरक्रॉप की एक्चुअल में। तो जब हमने सोल क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, एक को 50 कुंटल है और जब इंटरक्रॉप में कर रहे हैं तो 30 कुंटल है। तो इसका मतलब जब हमने सोल क्रॉप ले रहे थे और उसकी पॉपुलेशन हाफ कर दें तो एक्सपेक्टेड यील्ड कितनी हो जाएगी? एक्सपेक्टेड यील्ड तो हम सोल से निकालेंगे। एक्सपेक्टेड यील्ड चूंकि पॉपुलेशन देखिए हाफ है तो कितनी हो जाएगी? 50% ऑफ 50 कुंटल। तो कितना हो गया ये? 50%, ये हो गया 25 कुंटल। तो इसका मतलब यह है कि जब हम इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में ले रहे हैं क्रॉप को तो यील्ड आ रही है 30 कुंटल, 30 कुंटल यील्ड आ रही है। और लेकिन अगर हम सोल क्रॉप ले रहे थे, पूरी 100% पॉपुलेशन थी, उसके अकॉर्डिंग 50% पॉपुलेशन, चूंकि 50% इंटरक्रॉपिंग में है तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोल जो क्रॉप थी उसका 50% पे कितना आना चाहिए? 25 कुंटल। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में कितनी आई है? 30 कुंटल। इसका मतलब कि इंटरक्रॉपिंग में 5 कुंटल का एडवांटेज हुआ है। तो इसका मतलब तो एक तो कंक्लूजन ये निकला कि इंटरक्रॉपिंग में जो ए क्रॉप है उसकी जो यील्ड है वो ज़्यादा आएगी, एक्सपेक्टेशन जो है हमारी उससे एक्सपेक्टेड यील्ड से ज़्यादा आएगी। इसी तरह से हमें बी का भी देखना होगा कि बी की इंटरक्रॉपिंग में कितनी यील्ड है और एक्सपेक्टेड यील्ड कितनी आती है। मान लीजिए बी की, मान के चलते हैं हम कि सोल बी, मान लीजिए
सोल बी जो यील्ड है वो मान लीजिए 60 कुंटल आती है, मतलब जब पूरी 100% पॉपुलेशन होती। और इंटरक्रॉप यील्ड ऑफ बी मान लीजिए ये आती है, इसको हम मान लेते हैं 30 कुंटल। 30 मत नहीं मानते, नहीं तो एक्चुअल वही आ जाएगा। इसको मान लेते हैं 32 कुंटल मान लिया हमने। अब ये देखिए कि जो सोल क्रॉप थी वो 60 कुंटल थी और पॉपुलेशन भी 50% है इसकी। यहाँ 50% पॉपुलेशन है इंटरक्रॉप में, 50% पॉपुलेशन जब इंटरक्रॉप में है तो वो 32 कुंटल आ रही है। तो एक्सपेक्टेड यील्ड कितनी होगी 50% पॉपुलेशन पे? तो जो एक्सपेक्टेड यील्ड होगी बी की भाई यहां से निकलेगी, क्योंकि जो 100% पॉपुलेशन थी तो 60 कुंटल थी, तो इंटरक्रॉप में था, इसमें कई सारे इंट्रैक्शंस थे। तो एक्सपेक्टेड यील्ड क्या होगा 50% ऑफ सोल यील्ड। तो ये हो गया 50% ऑफ 60 कुंटल, तो ये हो गया 30 कुंटल। तो ये देखिए कि इंटरक्रॉपिंग में जो यील्ड है वो 32 कुंटल आ रही है। और जब हम एक्सपेक्ट करते, जो मैथमेटिक्स हम जो लगाई करते कि भाई 100% पॉपुलेशन में 60 कुंटल यील्ड है, अब हमारी प्लांट पॉपुलेशन हाफ है तो हमारी यील्ड आनी चाहिए 30 कुंटल, लेकिन कितनी आ रही है 32 कुंटल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कितनी ज़्यादा यील्ड मिली हमें? इंटरक्रॉपिंग में 2 कुंटल यील्ड ज़्यादा मिली। तो देखिए क्रॉप ए की यील्ड भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ रही है, क्रॉप बी की यील्ड भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ रही है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड यील्ड है वो ए की ज़्यादा है। जो डिफरेंस आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है ए के केस में, बी के केस में नहीं आ रहा। जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम से जो यील्ड एडवांटेज हुआ है वो 5 कुंटल का हुआ है। इन केस ऑफ बी कितने कुंटल का हुआ? केवल 2 कुंटल का हुआ। एडवांटेज तो दोनों का हुआ है। इसका मतलब कि इंटरक्रॉपिंग करने से ए की यील्ड भी बढ़ती है और बी की यील्ड भी बढ़ती है। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शन है, कुछ पॉजिटिव इंट्रैक्शन है, लेकिन जो ज्यादा यील्ड का गेन हुआ है वो क्रॉप ए में हुआ है। तो इसका मतलब क्रॉप ए की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रॉप बी। ऐसा नहीं है कि बी की नहीं है, बी की भी है, लेकिन जो ज्यादा यील्ड का एडवांटेज हुआ, गेन हुआ, वो किस में हुआ है? ए में हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ए की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ज्यादा है, तो ए इज मोर एग्रेसिव देन बी। तो अब हम ए को कहेंगे डोमिनेंट क्रॉप, डोमिनेंट स्पीसीज कह सकते हैं, डोमिनेंट क्रॉप कह सकते हैं। और जो क्रॉप बी है इसको बोलेंगे डोमिनेटेड स्पीसीज। तो ये दो टर्म आपको पता चले, डोमिनेंट जिसकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ज्यादा है वो डोमिनेंट स्पीसीज, और जिसकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी कम है वो डोमिनेटेड स्पीसीज। तो ये हमको कैसे पता चलेगा? हमको देखना पड़ेगा पहले एक्चुअल यील्ड कितना है, फिर एक्सपेक्टेड यील्ड कितना है, और उसका हम फिर, ये तो मैंने भी सिंपल यील्ड एडवांटेज से निकाल दिया, इसका हम रेशियो देखते हैं कि किसका रेशियो ज़्यादा आ रहा है इंटरक्रॉप यील्ड वर्सेस एक्सपेक्टेड यील्ड में। फिर इसका हम रेशियो निकालते हैं। ये तो सिंपल मैंने आपको बता दिया कि हमने सिंपल यील्ड का गेन देख लिया, लेकिन हमें क्या देखना चाहिए? अगर हम और इसकी सिंथेसिस देखें तो हमें इसका ये देखना चाहिए कि इंटरक्रॉप यील्ड कितनी आई है। दो चीज़ों रेशियो हम देख लें। हम अगर इसको हम और क्रिटिकली एनालाइज करना चाहते हैं तो हम ये देखें कि इंटरक्रॉप यील्ड कितनी है। इंटरक्रॉप यील्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड, इसको हम रेशियो देखें, और जिसका रेशियो ज़्यादा होगा वही जो है उसी की डोमिनेंस ज़्यादा होगी या एग्रेसिविटी ज़्यादा होगी। अब इंटरक्रॉप यील्ड देखिए, एक मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का, आप उसको देखिए, उस वीडियो को देखिए, तो उसमें आपको कुछ टर्म्स मैंने बताएंगे वो क्लियर हो जाएंगी। तो इंटरक्रॉप यील्ड को हम लिखते हैं वाई ए बी, जो यील्ड ऑफ ए इन एसोसिएशन विद बी, वो हो गया इंटरक्रॉप यील्ड। और देखिए एक्सपेक्टेड यील्ड क्या होगी? देखिए सोल यील्ड क्या थी? वाई ए, ये सोल यील्ड है, प्योर जब क्रॉप है, इसमें कोई हमने इंटरक्रॉप नहीं लिया। तो एक्सपेक्टेड यील्ड कितने हो गया? जो सोल यील्ड है उसके हम डाल लेंगे प्लांट पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी? एक्सपेक्टेड यील्ड आ जाएगी।
अब प्लांट पॉपुलेशन कैसे निकलता है? सोन प्रोपोर्शन से, कि दोनों का रो रेशियो कितना है। रो रेशियो से हम जो है प्लांट पॉपुलेशन को निकालते हैं। तो अगर देखिए 50% पॉपुलेशन है तो इसको 50% से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन देखिए इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि सोन प्रोपोर्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्रॉप 1:1 में ग्रो की गई है, तो इसका मतलब कि पहली क्रॉप का सोन प्रोपोर्शन 1/2 है और इसका भी 1/2 है, तो 1 + 1 = 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए सोन प्रोपोर्शन 3:1 है, तो इनका सम कितना हुआ? 3 + 1 4। तो पहली क्रॉप का जो सोन प्रोपोर्शन होगा 3/4 होगा, दूसरी क्रॉप का 1/4 होगा। तो ये जो है प्लांट पॉपुलेशन का इससे हम निकालते हैं। तो इसका मतलब कि YAA को अब हमें क्या करना होगा? जो सोन प्रोपोर्शन है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब सोन प्रोपोर्शन को हम लिखते हैं Z से। तो एक्सपेक्टेड यील्ड हमारी कितनी हो जाएगी? YAA मल्टीप्लाइड बाय सोन प्रोपोर्शन ZAB। ZAB ये है चीज 3/4। तो Z सोन प्रोपोर्शन है, सोन प्रोपोर्शन ऑफ A इन एसोसिएशन विद B। इसी तरह से हम जो है दूसरी क्रॉप का, ये तो हमने A का निकाला, फिर हम दूसरी क्रॉप का निकालेंगे। YBA, B की इंटरक्रॉप यील्ड और B की एक्सपेक्टेड यील्ड, जो मैंने अभी आपको बताई BA। तो ये BA है, ZBA है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस लेके देखते हैं कि इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है या इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो ये ज़्यादा एग्रेसिव है, ये डोमिनेंट है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो फिर ये ज़्यादा एग्रेसिव है, ये डोमिनेंट है, और फिर ये डोमिनेटेड हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -YBA अपॉन YBB इंटू ZBA। अभी इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू हमको देखना है, हमें इसकी वैल्यू देखनी कितनी आ रही है, ये नहीं देखना है हमको ये देखना है ये पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, जीरो आ रही है। देखिए अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब कि ये ज़्यादा है, ये कम है, तो A इज मोर एग्रेसिव। A इज मोर एग्रेसिव या मोर कॉम्पिटिटिव, मोर एग्रेसिव और मोर कॉम्पिटिटिव। तो ऐसे केस में A क्या है? डोमिनेंट क्रॉप है। A इज डोमिनेंट क्रॉप एंड B इज डोमिनेटेड क्रॉप। इसको ध्यान से देखिए, ये आप समझ जाएंगे। जब पॉजिटिव है इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? B इज मोर कॉम्पिटिटिव, मोर कॉम्पिटिटिव और मोर एग्रेसिव। ऐसे केस में B क्या हो जाएगा? डोमिनेंट क्रॉप हो जाएगी। B इज डोमिनेंट क्रॉप एंड A इज डोमिनेटेड क्रॉप। तो ये किसी एग्जाम पूछ सकते हैं वैल्यू देके, कौन डोमिनेंट है कौन डोमिनेटेड है। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या है? इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब बोथ आर इक्वली कॉम्पिटिटिव, क्योंकि दोनों का जो ये वैल्यू है इंटरक्रॉप यील्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड, ये रेशियो बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया बोथ आर इक्वली कॉम्पिटिटिव, इक्वली कॉम्पिटिटिव। तो यही जो है एग्रेसिविटी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एग्रेसिविटी। तो एग्रेसिविटी एक्चुअली इंटरक्रॉप यील्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड, इसका रेशियो ही एग्रेसिविटी कहलाता है। कैसे निकालते हैं इंटरक्रॉप यील्ड? ये डेटा में दिया रहेगा। एक्सपेक्टेड यील्ड कैसे निकालेंगे? हमको सोल यील्ड पता होनी चाहिए। सोल यील्ड को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? सोन प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। और इन दोनों का रेशियो देख लेते हैं। जिसका रेशियो ज़्यादा आया वो डोमिनेंट है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और ध्यान से देखिए कि अगर हम इस चीज़ को देखें, इसको देखें तो देखिए ये LER है। जो हमने LER का फॉर्मूला रिकॉल अगर हम करें तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए आप, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो LER का। LER जो हमने निकाला था, LER इज इक्वल टू YAB अपॉन YAA प्लस YBA अपॉन YBB।
मतलब इंटर क्रॉप यील्ड डिवाइडेड बाय सोल यील्ड। तो इसको हमने बोला था पार्शियल LER, तो LA यह है प्लस पार्शियल LER LEB, या हम इसको LERA पार्शियल LERA प्लस पार्शियल LERB भी लिख सकते हैं। तो अब इसको देखिए, ये क्या है, पार्शियल LER है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, LA डिवाइडेड बाई ZAB प्लस इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल LER फॉर B डिवाइडेड बाई ZBA। तो ये जो है ऐसे भी दे सकते हैं किसी एग्जामिनेशन में कि पार्शियल LER इस क्रॉप की इतनी है, सोन प्रोपोर्शन ये है, तो बताइए कौन सी क्रॉप ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ज़्यादा एग्रेसिव है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रेसिविटी क्या बताती है। एग्रेसिविटी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बताती है कि किसकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ज़्यादा है। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको सिंपल फार्मूला है इंटरक्रॉप यील्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड, जो मैंने तरीके बताया है। ये थोड़ा सा आपको देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को दोबारा देखिए तो आपको इस चीज़ें बहुत समझ में आ जाएंगी कैसे निकाली गई है। तो इसकी मैंने आपको बैकग्राउंड बताई है, सीधे मैंने आपको फार्मूला नहीं बताया। ये बहुत ज़रूरी है, ये फार्मूला कैसे डेवलप हुआ है। तो एग्रेसिविटी अगर आपसे कोई पूछता है तो एग्रेसिविटी सीधे क्या बताती है, इट टेल्स अबाउट द कॉम्पिटिटिविटी ऑफ कंपोनेंट क्रॉप इन एन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। और इसमें दो क्रॉप जिसकी कॉम्पिटिटिविटी ज़्यादा है वो डोमिनेंट है, जिसकी कम है वो डोमिनेटेड है। और पार्शियल LER में इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको जानना जरूरी है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। तो अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखें। अब इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और ये न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एग्रीकल्चर जो बुक है उससे करेंगे। तो ये आपको न्यूमेरिकल से चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो ये बुक है मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स। इस किताब को मैंने लिखा है, उसमें लगभग सभी तरह के एग्रीकल्चर में जो न्यूमेरिकल्स हैं, पर्टिकुलरली एग्रोनॉमी के सारे न्यूमेरिकल्स इसमें कवर हैं। इसमें चैप्टर है असेसमेंट ऑफ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, इसमें एग्रेसिविटी के न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसका एक दो न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन इसमें नंबर 21 है, फाइंड आउट विच इज डोमिनेंट इन मेज प्लस सनफ्लावर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। मेज प्लस सनफ्लावर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है 1:1। तो देखिए 1:1 का क्या मतलब है, ये इंटरक्रॉपिंग सिस्टम रिप्लेसमेंट सीरीज में है। एक रो मेज की है, दूसरी रो सनफ्लावर की है, फिर एक रो मेज की है, फिर एक रो सनफ्लावर की है। इसका मतलब प्लांट पॉपुलेशन इसमें क्या हो गई है, 50% हो गई है। सोल यील्ड ऑफ मेज, सोल यील्ड ऑफ मेज इज इक्वल टू 4,500 kg per hectare. Sole yield sunflower is 5,000 kg per hectare. Intercrop yield of maize, intercrop yield of maize is equal to 2,700 kg per hectare. And intercrop sunflower, इंटरक्रॉपिंग में जो सनफ्लावर की यील्ड आ रही है 2,600 kg पर हेक्टर। तो हमें बताना है कि इसमें डोमिनेंट क्रॉप कौन सी है। तो देखिए, जब हमें डोमिनेंट क्रॉप पता करना होता है, अभी तो हम एग्रेसिविटी का न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो हमको पता है कि एग्रेसिविटी से निकलेगा। लेकिन एक मान लीजिए जनरल क्वेश्चन पेपर में होता तो हमें नहीं पता चलता कि हम इसको लैंड इक्विवेलेंट रेशियो से निकालें, या कॉम्पिटिशन रेशियो से निकालें, या एग्रेसिविटी से निकालें, या क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड से निकालें। तो जब देखिए डोमिनेंट क्रॉप हमें पता करनी होती है कि डोमिनेंट है या नहीं है, कॉम्पिटिटिव है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, एग्रेसिविटी निकालते हैं। अगर हमको लैंड सेविंग निकालनी होती तो उसके लिए हम लैंड इक्विवेलेंट रेशियो निकालते हैं। अगर हमें सिस्टम प्रोडक्टिविटी निकालनी होती तो उसके लिए हम क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड निकालते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होता है, कौन सी टर्म किसके लिए यूज होती है। तो देखिए पहले हम सोन प्रपोर्शन देखें। सोन प्रपोर्शन 1:1 है,
मतलब कि एक लाइन मेज की, एक लाइन सनफ्लावर की, तो इसका मतलब कि 1:1 में इसका जो सम हो गया, रेशियो सम 1/2। तो इसका मतलब कि जो मेज के लिए हम मेज को ए मान लें, ए क्रॉप, और इसको हम बी मान लें, तो जो सोन प्रोपोर्शन ऑफ मेज कितना हो जाएगा 1, ये है, डिवाइडेड बाई टोटल सम 2, और जेड बी ए कितना हो जाएगा, सोन प्रोपोर्शन ऑफ सनफ्लावर भी क्या हो जाएगा, 1 रो इसकी है, टोटल 2 है, 1/2। सोल मेज है तो ये हो गया वाई ए ए, ये हो गया वाई बी बी, ये हो गया वाई ए बी, ये हुआ वाई बी ए। अब इसको निकाल लेते हैं कि जो एग्रेसिविटी निकलेगी उसी से पता चलेगा कि वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, जीरो आ रही है। तो हमने ए इसको माना है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो ये डोमिनेंट हो जाएगी, अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो ये वैल्यू डोमिनेंट हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगा वाई ए बी डिवाइडेड बाई वाई ए ए इंटू सोन प्रपोर्शन माइनस वाई बी ए डिवाइडेड बाई वाई बी बी इंटू जेड बी ए। तो इसको रख देते हैं 4500, ये वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाई सॉरी वाई ए बी इंटरक्रॉप यील्ड 2500, ये इंटरक्रॉप यील्ड है, डिवाइडेड बाई 4500, और सोन प्रपोर्शन देखिए कितना हो गया, हाफ हो गया। थोड़ा सा सोन प्रपोर्शन आप समझ ले कैसे निकाला। अगर मान लीजिए 3:1 होता, अगर ये 3:1 हो जाता, मान लीजिए अगर ये 3:1 होता, तो देखिए सम कितना आता, 1 + 4, तो इसके लिए जेड ए बी हो जाता 3/4 और जेड बी ए हो जाता 1/4, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं दिया है, इन्होंने 1:1 दिया है। -2600 डिवाइडेड बाई 5000 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, तो ये आ जाएगा 2700, इसका हो जाएगा 2250 माइनस 2600 डिवाइडेड बाई 2500। इसकी वैल्यू मैं किताब से सीधे लिख देता हूँ। इसकी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 1.2 माइनस 1.04, ये वैल्यू आई 0.16। तो देखिए यहाँ इस बात को आपको ध्यान देना है, हमें ये नहीं देखना है कि वैल्यू कितनी आ रही है। देखिए लैंड इक्विवेलेंट रेशियो में हम वैल्यू देखते हैं, यहाँ हम केवल साइन देखते हैं, साइन कौन सा है, साइन कैसा है, पॉजिटिव है, कि साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं, वैल्यू कितनी भी आए, हमें साइन देखना है। अगर साइन पॉजिटिव आ गया है तो ये जो क्रॉप है वो डोमिनेंट हो जाएगी, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो ए इज डोमिनेंट। अब हमने ए कौन सी क्रॉप ली थी, मेज ली थी, तो मेज इज डोमिनेंट क्रॉप। तो इससे ये हमें पता चला। और सनफ्लावर क्या हो जाएगा, सनफ्लावर इज डोमिनेटेड क्रॉप। इसमें देखिए एक चीज और देखिए कि दोनों की वैल्यू देखिए, दोनों की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, ये भी देखिए 1 से ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। इसका मतलब इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में मेज और सनफ्लावर दोनों ही यील्ड को ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपेक्ट जो उनकी सोल यील्ड आती उसकी प्लांट पॉपुलेशन से एडजस्ट करके जो यील्ड आती है उससे ज़्यादा ही दे रहे हैं। तो इसका मतलब इंटरक्रॉपिंग सिस्टम बेनिफिशियल है। लेकिन जो ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, मतलब जिसकी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है, वो किसकी आ रही है, मेज की ज़्यादा है, तभी वैल्यू पॉजिटिव आई है। तो ये एग्रेसिविटी से हमें पता चला कौन सी क्रॉप डोमिनेंट है, कौन सी डोमिनेटेड है। तो इस एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं कि मेज इज मोर कॉम्पिटिटिव देन सनफ्लावर इन इंटरक्रॉपिंग system, that's why maize is dominant crop and sunflower is dominated crop। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम इसको निकालते हैं। तो पार्शियल एलईआर भी दे सकते हैं, तो पार्शियल एलईआर से भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सी डोमिनेंट है, कौन सी डोमिनेटेड है। तो आपको पार्शियल एलईआर में सीधे उसकी वैल्यू रख देनी है। तो जनरली इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको निकालना होगा। और भी अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहें तो इस बुक में काफ़ी न्यूमेरिकल्स दिए हैं, पार्शियल एलईआर से भी दिए हैं, एलईआर पे भी दिए हैं, क्रॉप इक्विवेलेंट रेशियो पे हैं, कंपटीशन रेशियो पे हैं। तो आप इस बुक से सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की, व्हाट इज एग्रेसिविटी, व्हाट डज इट इंडिकेट एंड हाउ टू फाइंड आउट डोमिनेंट क्रॉप एंड डोमिनेटेड क्रॉप, और कैसे इसका फॉर्मूला डेवलप हुआ वो भी मैंने आपको बताया। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।